वेलकम सेलर्स टू ए बिजनेस ग्रोथ चैनल ई कॉम बूस्टर। तो आज हमने एक और बीबीडी के लिए जो है छोटा सा क्लिप, छोटा नहीं होगा लेकिन मीडियम रेंज का एक क्लिप रेडी किया है। ये उन सभी सेलर्स के लिए है जो कि हमारे कोर्स से नहीं जुड़ पाए हैं या फिर यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जो हमने बीबीडी के लिए कोर्स लॉन्च किया था 1 सितंबर को, वहाँ तक शायद वो नहीं पहुँच पाए कोई भी रीज़न से। जिन लोगों ने कोर्स देख लिया या फिर उससे पूरा उन लोगों ने जो अपनी प्रिपरेशन जो है वो लोग तो कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार के लिए कोर्स वाले लोग भी एक बार अपना जो है जो रिवीजन होती है वो एक बार कर लीजिए। और वो सभी सेलर जो अभी तक कोर्स तक नहीं पहुंचे हैं, इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो इस बीबीडी के लिए थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं। तो आपकी सेलिंग के अंदर जो है बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट दिखाएंगे, बहुत अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिलेगा अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे। क्योंकि क्या है कि कुछ एग्जिस्टिंग सेलर और कुछ नए सेलर छोटी छोटी चीज़ें जो है मिस कर देते हैं ड्यूरिंग द इतनी बड़ी जो सेल आ रही है इसके अंदर। और ये चीज़ें जो आपको बहुत बड़े स्केल पे इम्पैक्ट करती है, क्योंकि ये सेल जो वाली जो सेल है वो पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आती है। अगर इस अपॉर्चुनिटी में भी अगर आप कुछ मिस कर देते हो या फिर आपसे कोई चीज़ छूट जाती है तो वो बहुत ही मतलब एक रिग्रेट करवाती है कि यार उस सेल में भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, और बेस्ट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग भी आपको जो भी नॉलेज है वो मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ, फुल ऑन देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अभी जो सेलर्स नए हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो अभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या फिर उन्होंने सोचा हुआ कि मैं कुछ प्रोडक्ट जो है लिस्ट करने वाला हूँ। नए सेलर तो लॉन्च करने ही वाले हैं, और जो एग्जिस्टिंग सेलर्स है उसको भी क्या है टाइम पे कुछ ना कुछ जो है अपनी वेरिएशन वगैरह कुछ ऐड करनी रहती है। तो अभी उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी बात करूँगा कि न्यू प्रोडक्ट और न्यू सेलर्स, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट लिस्ट आप अपने आप हिसाब से कर दोगे, जैसे कि मैंने कोर्स में बताया और नॉर्मल वीडियोस में भी बताता हूँ कि इमेज और डिस्क्रिप्शन आपको बहुत ही अच्छी रखनी है, और इस सेल्स पीरियड में तो और भी ज़्यादा अच्छी रखनी है। अगर आपके पास अच्छा शूट नहीं है तो एक बार के लिए आप किसी का शूट यूज़ कर सकते हो जिसका अच्छा खासा शूट है। लॉन्ग टाइम आपको नहीं करना है, कहीं आगे जाके आपको इन्फ्रीगमेंट्स की वजह से आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो, लेकिन अभी के लिए कर सकते हो। अभी तक तो सेलर की नज़रों में आप एकदम से आपको प्रोडक्ट आएगा नहीं। तो अच्छी इमेज और डिस्क्रिप्शन के साथ में आपने प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर लिया है। अब कब तक आपको लिस्ट करना है? 25 सितंबर आपके लिए लास्ट है, इसके बाद में आपको लिस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ना ही तो उसका कुछ प्राइस सेट होगा, ना ही कुछ और हो पाएगा। प्राइस तो शायद अभी भी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप टाइम नहीं दे पाओगे उसके बाद में, आपको और भी बहुत काम रहेंगे। तो 25 आप जो है अपना लास्ट डेडलाइन मान के चलिए नई लिस्टिंग के लिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो अभी आप कर सकते हो फिलहाल के लिए। हाँ कि अगर आपका प्रोडक्शन मान लो कि आएगा 1 अक्टूबर को जाके, या फिर आपका जो सोर्सिंग है वो थोड़ा लेट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी लिस्टिंग कर दीजिए फिलहाल के लिए, और अच्छे खासे प्राइस पे लिस्टिंग कर दीजिए। 1-2 प्रोडक्ट आपके पास में है तो मे भी इतना ही उसको ऑर्डर आएगा आपको स्टार्टिंग में, तब तक आप उसकी सोर्सिंग पे जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट सोर्स करो फिर जाके लिस्ट करो, ठीक है। 25 सितंबर से पहले पहले आपको जो है लिस्टिंग कर लेनी है प्रॉपर। अब लिस्टिंग करने के बाद में देखिए कि नए सेलर और जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, या फिर जो लोगों ने अभी अभी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, या फिर अभी अभी जिन्होंने लोगों ने सितंबर में लिस्टिंग की है, तो उसके सामने 2 फेस आएगी। यूजुअल प्राइस यहाँ तो सेट हो गया होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर अब तक जिन्होंने अभी लॉन्च किया है या फिर थोड़ा पहले लिस्ट किया है, या फिर नहीं हुआ होगा। कब तक? जब हमारी बीबीडी सेल स्टार्ट होगी तब तक की बात मैं कर रहा हूँ। तब तक अगर यूजुअल प्राइस हमारा सेट हो गया होगा, तो मैं पहले भी कोर्स के अंदर बता चुका हूँ कि यूजुअल प्राइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लिपकार्ट के अंदर, क्योंकि जो भी सेल प्रमोशन आता है फ्लिपकार्ट कस्टमर के लिए सेल लेके आता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप यूजुअल प्राइस से हटकर कुछ डिस्काउंट दो। वैसे तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उस ड्यूरेशन में, उस सेल टाइम के अंदर आप प्रॉफिट कमाओ ही ना, आप इतना ज़्यादा डिस्काउंट दो कि कस्टमर को प्रॉफिट मिले और कस्टमर बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो। वैसे वो चीज़ भी गलत नहीं है। अगर थोड़ा कम प्रॉफिट होता है या फिर एक बार के लिए मान लो कि 0 प्रॉफिट पे भी आपका कस्टमर बेस अच्छा हो जाता है, प्रोडक्ट की पोजीशन बन जाती है, तो वो भी एक तरह से आपका प्रॉफिट ही है। बेस बन जाना, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बन जाना भी एक प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट आप उसमें नेक्स्ट टाइम भी अर्न कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोगों ने कोर्स में देखा, मैंने बताया कि आपको यूजुअल प्राइस किस वे में सेट करना है कि आपको प्रॉफिट भी रहे और फ्लिपकार्ट का प्रमोशन भी रहे। तो उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों का यूजुअल प्राइस सेट हो गया होगा उन लोगों को क्या करना है, प्रमोशन में मैक्स टू मैक्स जो है ऑप्ट इन करना है। मैक्स टू मैक्स इसलिए
कि आपके पास में कोई डेड स्टॉक हो सकता है या फिर प्रोडक्ट का स्टॉक ज़्यादा हो सकता है, तो उसको क्लियर करने के लिए, मनी का जो है अपना कैश फ्लो बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज के अंदर जो है ऑप्ट इन कीजिएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको रिकमेंडेशन भी आएगी 15% के आसपास, आप सभी को एक रिकमेंडेशन आएगी कि कम से कम 15% तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स इसमें जो है ऑप्ट इन करेंगे, कोई 30 में, कोई 25 में। और रिटेल नेट तो सबसे ज़्यादा, आपको पता है कि वो एक फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है, तो वो सबसे ज़्यादा ऑप्ट इन करने वाला है क्योंकि उसको तो कमीशन नहीं लगता। तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर वही है हमारा, सबसे ज़्यादा जो विजिबिलिटी ख़राब करने में काम कर रहा है वो रिटेल नेट ही, फ्लिपकार्ट खुद ही करता है सेलर्स के लिए। तो आपको उसके बराबर तो आप नहीं जा पाओगे, लेकिन उसके अलावा जो और सेलर्स हैं उनको कम्पीट करने के लिए मैक्स टू मैक्स यूजुअल प्राइस के अकॉर्डिंग जो है नए प्रोडक्ट पे आपको प्रमोशन रन कर लेना है। और प्रमोशन रन के साथ में आप अभी के लिए नए जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, बिल्कुल अगर न्यू है तो एक सीपीसी आप उसके ऊपर रन कर सकते हो। वो मैं पहले बता चुका हूँ सीपीसी कैसे रन करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। सीपीसी आप रन कर सकते हो। और आरओआई अगर मतलब आपने पहले सीपीसी उस पर रन किया हुआ है, थोड़ा बहुत व्यूज़ आपको मिला हुआ है, इंप्रेशंस उस पर मिला हुआ है, तो आप एक आरओआई जो है सेल से पहले उसके ऊपर सेट कर सकते हो, ताकि उस प्रोडक्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ा अच्छी हो जाए, क्योंकि वो अभी नया लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर रेटिंग्स भी नहीं है, रिव्यूज़ भी नहीं है। तो एक इंप्रेशंस कम से कम होना चाहिए कि कम से कम जो सेल टाइम पे हुआ है थोड़ा ऊपर आए। ये तो बात हो गई उस नए प्रोडक्ट लॉन्च पे जिसका यूजुअल प्राइस आपको अगर मिल गया। तो अगर नहीं मिला, यानी कि अभी लॉन्च किया है, तो उस पर यूजुअल प्राइस नहीं आएगा आपका सेल्स टाइम तक। उसमें क्या करना रहेगा आपको, या तो यूजुअल प्राइस तो आएगा नहीं, या तो उसमें प्राइस रिकमेंडेशन आ सकती है। उस टाइम तक प्राइस रिकमेंडेशन आप चेक कर लेना एक बार के लिए, सेल्स टाइम से पहले या सेल्स टाइम के बाद में कोई भी अगर रिकमेंडेशन आती है तो वो आपको एक्सेप्ट करनी रहेगी, क्योंकि वो एक तरह से आपके लिए प्रमोशन का ही काम करेगा। सेल्स टाइम में प्रमोशन में आप ऑप्टिंग नहीं कर पाए हो यूजुअल प्राइस की वजह से, लेकिन प्राइस रिकमेंडेशन अगर आपको दिख रही है तो ऑटोमेटिक आप प्रमोशन में चले जाओगे। हाँ कि वो प्राइस रिकमेंडेशन शायद आपको बहुत कम दिखाएगा, या फिर मतलब आपको लगेगा कि इसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आपको खुद चूज़ करनी है कि रिकमेंडेशन किस प्राइस पे आ रही है, कुछ प्रॉफिट है या फिर बिल्कुल ही लॉस में जा रही है, तो वो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर रिकमेंडेशन भी नहीं है, यूजुअल प्राइस भी नहीं आया, अभी लॉन्च किया प्रोडक्ट को, तो आप बीबीडी के टाइम पे, सेल्स टाइम पे क्या कर सकते हो। मान लो कि अभी आपने आज ही मान लो कोई लिस्ट किया है और 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन बाद में सेल चालू होने वाली है, तो 10, 11, 12 दिन तक उसका एक अच्छा प्राइस रखो, और जिस दिन सेल चालू हो उस दिन अपने हिसाब से आप उसमें जो है कुछ हद तक प्राइस को, लिस्टिंग प्राइस को कम कर दो, लिस्टिंग प्राइस को कम कर दो। और अभी जिस प्राइस पे है उस पर आप थोड़ा सीपीसी रन करके उस पर इंप्रेशंस गेन कर सकते हो, और उस टाइम पे जाके जब आप लिस्टिंग प्राइस कम करोगे उस टाइम पे आप उस पर आरओआई जो है रन कर सकते हो। तो ये है टोटली नए प्रोडक्ट की बात है, जो नया प्रोडक्ट आप लॉन्च किए हो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई पहले से विजिबिलिटी नहीं है, कोई इंप्रेशंस पहले से नहीं है, कोई रेटिंग, कोई रिव्यू इसके अंदर अभी तक नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग, जो लोग यूजुअल प्राइस पे आ चुके हैं, वो थोड़ा सा इंप्रेशंस गेन करने के लिए थोड़ा आरओआई और सीपीसी का यूज़ करो। ज़्यादा सीपीसी यूज़ नहीं करना है, बजट ज़्यादा जाएगा उसके अंदर। आरओआई एक अच्छा हाईएस्ट आरओआई के ऊपर लगा के उसको छोड़ सकते हो, धीरे 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 4-5 दिन तक आपका आरओआई चलेगा, तब तक आपका जो है अच्छा खासा इंप्रेशन व्यूज़ जो है प्रोडक्ट गेन कर लेगा। उसके बाद में आप भले डायरेक्ट सेल डे पे एडवर्टाइजमेंट करो, क्योंकि उस पर पहले से व्यू है तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म वो करेगा। जिसको यूजुअल प्राइस नहीं है, प्राइस रिकमेंडेशन नहीं है, तो वो एक ही काम कर सकता है कि सेल्स टाइम पे अपना प्राइस को एकदम से डिक्रीज कर सकता है लिस्टिंग प्राइस से, वो भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर। और दूसरा उसके ऊपर सीपीसी रन कर सकता है। बिल्कुल न्यू है तो सेल टाइम पे आरओआई नहीं चलेगा आप लोग का, आरओआई उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, जो प्रोडक्ट के ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स पे आरओआई जो है उस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसको अवॉइड करना, आरओआई के चक्कर में कहीं बैठे रहो, सेल्स निकल जाए और आपकी ऐड रन ही ना हो। तो सीपीसी ट्राई करना जिस पे बहुत कम ऑर्डर्स आपको करंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नए प्रोडक्ट की बात हो गई। अब बात करेंगे हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की, जो लोग सेल कर रहे हैं बहुत टाइम से, उन लोगों को क्या करना है उस टाइम पे, और कैसे कैसे किस टाइम पे जो है ऑप्ट इन करना है, कैसे कैसे वो करना है, उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जो सेलर्स पहले से सेल कर रहे हैं, न्यू सेलर्स हो चुके हैं, उनके प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। अभी हम बात करेंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर्स को क्या करना है उस टाइम पे। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, कौन सी कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है। आपके पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट आपके अकाउंट में अभी होंगे। देखिए, एक तो बिल्कुल ही स्लो मूविंग होंगे, कुछ मीडियम मूविंग होंगे, और एक कुछ हाई डिमांडिंग होंगे।
ये 3 तरह के प्रोडक्ट जो है हर किसी सेलर के इन्वेंट्री में होते हैं, जिस पे बिल्कुल भी सेल नहीं आ रही, किसी पे कभी कभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और एक वो प्रोडक्ट जिस पे डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। सॉरी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये 3 कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई क्यों करनी है सेल से पहले, ताकि आप ओवरस्टॉक से बच सकें। ओवरस्टॉक क्या कि एक सेल्स जो आ रही है इतनी बड़ी, उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी बड़ी है, मार्केटिंग इतनी बड़ी है, तो सेलर्स कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ना करे कि बहुत ज़्यादा मेरे को ऑर्डर आएगा, और कुछ इधर उधर से सुनेगा कि यार अब तुम्हें ऑर्डर का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का एक स्टॉक परचेज करके रखेगा। तो उस परचेज के आपको लॉस ना हो, ओवरस्टॉक आप ना हो जाओ बाई चांस इस सेल के चक्कर में, तो इसके रिगार्डिंग आपको पहले प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट पे आपको कितना सेल मिलने वाला है, उसके रिगार्डिंग ही आप जो है उसका अपना परचेज अपना वगैरह सब कुछ देख सकें। स्लो मूविंग, अच्छा ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेल्स के अंदर भी परफॉर्मेंस इस तरीके से होती है। देखिए अगर बात करें कि प्रोडक्ट विजिबिलिटी मूव कैसे करती है ऊपर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट विजिबिलिटी को मूव करवाने का जो फर्स्ट फैक्टर है वो कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्यों है, क्योंकि जितना कन्वर्जन क्या चीज़ है, जितना क्लिक होने पे आपका प्रोडक्ट, मान लो कि 100 क्लिक आपके प्रोडक्ट पे आए हैं और उसके अंदर से 10 यूनिट आपने सोल्ड कर दी है, तो उसका कन्वर्जन जो है कितना है, 10%। जितना अच्छा कन्वर्जन होता है लिस्टिंग का, उतना अच्छा जो है आपको बूस्ट मिलता है विजिबिलिटी के अंदर, प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है जिसका कन्वर्जन अच्छा है। क्योंकि फ्लिपकार्ट को भी पता है कि बहुत कम लोगों के देखने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मतलब सेल हो रहा है, तो यानी कि इस प्रोडक्ट का कुछ डिमांड अच्छा है या प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटी अच्छी है, तभी लोग जो है खरीद रहे हैं इसको देखने के बाद में, तो उसको बूस्ट मिलता है। प्रोडक्ट डाउनग्रेड कब होता है, जब उसका कन्वर्जन जो है कम रहता है। 100 क्लिक्स होने के बावजूद अगर 1 यूनिट 2 यूनिट सोल्ड हुई है, यानी कि 1% 2% भी चलो अच्छी कन्वर्जन है, मतलब कि 1000 क्लिक होने के बावजूद भी 1 यूनिट क्लिक सोल्ड आउट हुई है, तो उसका 0.1% हो गया। तो मतलब कस्टमर प्रोडक्ट को देख रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा है, वो उसकी कन्वर्जन है। वो अगर बहुत कम है तो उसको फ्लिपकार्ट जो है अप मूव नहीं करता, डाउनग्रेड करता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट को पता है कि उसका कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। कोई भी कस्टमर फ्लिपकार्ट की ऐप ओपन करेगा और कोई ऐसे प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट प्रमोट कर रहा हो जिसको कोई खरीद नहीं रहा है बेफालतू में, तो कस्टमर क्लिक करके उसको वापस कर देता, तो उससे पता लग जाता है बिहेवियर का प्रोडक्ट का कि ये प्रोडक्ट जो चलने वाला नहीं है। तो आपको इस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग जो है अपनी 3 कैटेगरी डिवाइड कर लेनी है, कि एक तो स्लो मूविंग है जिसके ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे, आपने एडवर्टाइजमेंट भी रन कर लिया, प्रमोशन भी डाल दिया, फिर भी आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल स्लो मूविंग है। तो इस स्लो मूविंग के अंदर आपको स्टॉक को लेके कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर पहले से स्टॉक है इसके अंदर तो आप इसको क्लियर कर सकते हो हाई प्रमोशन से और एडवर्टाइजिंग पे, ठीक है। स्लो मूविंग स्लो प्रोडक्ट है, आपके पास पहले से स्टॉक है, तो आप प्रमोशन का अच्छा यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा प्रमोशन रखना, इसको प्रॉफिट में लेने की मत सोचना, क्योंकि आपके पास स्टॉक में पहले ही ज़्यादा बहुत दिनों से रखा हुआ है, फालतू में आपका जो है कैश फ्लो इसकी वजह से रुका हुआ है। तो इसको प्रॉफिट ना मान के आप कैश फ्लो बढ़ा सकते हो, अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो, ये सोच के प्रमोशन को ऑप्ट इन करना है इसमें। और एडवर्टाइजमेंट इसकी अलग से करना, इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ यही प्रोडक्ट होने चाहिए जो स्लो मूविंग है। इसकी एडवर्टाइजमेंट में हाई और मीडियम वाले प्रोडक्ट नहीं डालने आपको। इस पर आप CPC रन कर सकते हो अगर बहुत डाउन विजिबिलिटी है, और ROI रन कर सकते हो हाईएस्ट ROI पे इस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी लाने के लिए, सेल्स टाइम पे क्लियर करने के लिए। लेकिन नया स्टॉक जो है इस पर आपको नहीं खरीदना, ये क्योंकि बिल्कुल कम चलने वाली कैटेगरी है। अभी ऐसा नहीं होगा सेल के अंदर कि जो आपका चलने वाला प्रोडक्ट है ही नहीं उस पर एकदम से सेल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले उन पे सेल आएगा जिनका जो प्रोडक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, रेटिंग, रिव्यूज, यूजुअल प्राइस, परमिशन, एडवर्टाइजमेंट, कन्वर्जन, इंप्रेशन, सब कुछ जिनका अच्छा है, पहले उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सेल आना चालू होगा। वो चीज़ पहले आप करेगी, ये नहीं है कि जो कभी नहीं सोल्ड आउट हुआ वो एकदम से ऊपर आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टॉक का जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मीडियम के अंदर जो आपके प्रोडक्ट कभी कभी सेल हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप कहीं से अगर स्टॉक खरीदना चाहते हो तो थोड़ा बहुत एक मतलब 2 टाइम 3 टाइम्स डेली के, अगर आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं मीडियम कैटेगरी वाले ऑर्डर प्रोडक्ट में, तो आप उसके रिगार्डिंग जो है 20 30 40 प्रोडक्ट फालतू में थोड़ा सा परचेज कर सकते हो, क्योंकि सेल्स टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो उसमें सेल्स का बूस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
हाई वाले प्रोडक्ट जो हैं जिनका कन्वर्जन बहुत अच्छा है, यानी कि आपकी पूरी इन्वेंट्री के अंदर एक या दो प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिस पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते होंगे। भले आपके पूरे अकाउंट में 4 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो 4 में से 3 ऑर्डर लेके जा रहा होगा। उस प्रोडक्ट पे आपको फोकस करना है, वही प्रोडक्ट का आप जो है स्टॉक रेडी करना है आपको। और हाई विजिबिलिटी वाले प्रोडक्ट का स्टॉक भी आप ज़्यादा ऐसा मत मान लेना कि बहुत ज़्यादा, लेकिन 4 टाइम या 5 टाइम जो है आप रख सकते हो उसका स्टॉक नॉर्मल डेज से। 6-7 दिन का जो पीरियड रहेगा अपना इस बीबीडी का, तो उसके हिसाब से आप काउंटिंग कर लेना कि इतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए, कम से कम आप स्टॉक आउट ना रहे सेल के टाइम पे। तो उसके रिगार्डिंग आप हाई प्रोडक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और उसके ऊपर यूजुअल प्राइस जो भी आपका अच्छा है उसके ऊपर आपको प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट जो है मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये तो हाई में है, ये ऑटोमेटिक इस पर सेल आएगी। सभी का हाई है, सभी लोग प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट कहीं पीछे ना रह जाए, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। स्लो वाले पे फोकस करना है कि आपको नया स्टॉक परचेज नहीं करना और इसका स्टॉक क्लियर आपको लोगों को करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको कन्वर्जन से पता लग जाएगा कि आपके कौन से प्रोडक्ट पे अच्छी कन्वर्जन है, तो उस पर आप एडवर्टाइजमेंट का स्पेंड करोगे तो आपको अच्छा कन्वर्जन जो है एडवर्टाइजमेंट का मिलेगा, और सेल भी अच्छा आपको मिलेगा उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ का आपको स्टॉक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप पहले अपने अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना किस किस में मेरे को स्टॉक चाहिए, किसी में नहीं चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपको सेल्स टाइम से पहले या फिर ड्यूरेशन के टाइम पे ही आपको जो है दिमाग में रखनी है, ध्यान रखना है, पैनल पे जो आपको थोड़ा टाइम देना है। चलिए बता, तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, आपको किस किस पॉइंट्स पे जो है इस सेल्स टाइम पे ध्यान में रखना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इस सेल्स टाइम पे करनी है, सबसे पहले तो आप ऑप्ट इन जो है सबसे पहले कर लेना। पहले मतलब इन द सेंस, कई बार क्या है कि आप सोचते हो कि यार टाइम नहीं रहता सेलर के पास में, कुछ और काम में लगा रहता है, और लास्ट में जाके पता लगता है कि आप ऑप्ट इन कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा कि पूरे साल इसका वेट किया और आप ऑप्ट इन नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन प्रमोशन शो करे उसमें आपको क्या करना है, प्रमोशन शो करते ही सबसे पहले अपने अपने जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी देख लेनी है, अलग अलग कर लेनी है, कौन कौन से प्रमोशंस में कौन कौन से प्रोडक्ट डालने हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, तो आप 5% 10% मैक्सिमम दे पाओगे। कुछ ऐसे हैं जिन पे आप अच्छा खासा डिस्काउंट दे पाओगे, 15% 20%। तो वो सब अलग अलग सैम्पल फाइल आपको पता ही है कैसे अलग करनी है और कौन कौन से प्रमोशन में कैसे ऑप्ट इन करना है, तो उसके हिसाब से आप सैम्पल फाइल बना लेना अलग अलग प्रोडक्ट्स की। ये 5% वाले इसको 5% में इनपुट कर दिया, कि कोई 20% वाले 20% में इनपुट कर दिया, ताकि उसमें आपको एक दिन दो दिन आप शांति से सोचने का मौका मिले कि ये प्रोडक्ट पे मैं बहुत दिन से स्टॉक रखा हूँ, इसको ज़्यादा डाल देता हूँ, इसको कम में डाल देता हूँ। वरना क्या होगा, भागा दौड़ी में लास्ट में आप कोई भी एक प्रमोशन उठाओगे, उसी में पूरी पूरी इन्वेंट्री जो है ऑप्टेन कर दोगे। अब उसमें किसी में तो लॉस हो रहा होगा, किसी में प्रॉफिट हो रहा होगा, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो पहले आपको ऑफर में ऑप्टेन करना है अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग प्रमोशन में आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्री बुक डील किसी किसी को शो करती है, किसी सेलर जो नए सेलर्स हैं मे भी उनको नहीं कर रही होगी। तो प्री बुक डील का जिसको प्रमोशन शो करे वो प्री बुक डील में जा सकता है। वैसे एक्सक्लूसिव सेलर्स को रहते हैं, ज़्यादातर सेलर को नहीं रहता ये चीज़। और इसके बाद में आपको स्टॉक काउंट कर लेना है अपनी इन्वेंट्री का, क्योंकि रियल टाइम स्टॉक ही आपको इस सेल टाइम पे जो है इन करना है। अदरवाइज क्या है, किसी में स्टॉक प्रॉब्लम हो गई तो आपको फालतू में जो है आरटीडी ब्रीचेज और ये एसएलए वगैरह का इशू हो जाएगा। तो रियल टाइम स्टॉक आपको अपडेट रखना है, जिसका जितना स्टॉक है उतना उतना स्टॉक रखना है, ताकि ऑटोमेटिक अगर रात को कहीं ज़्यादा ऑर्डर आ रहा हो, एडवर्टाइजमेंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा हो, तो वो ऑटोमेटिक जो आउट ऑफ स्टॉक में निकल जाए। एफ एश्योर्ड जिन सेलर्स के पास में है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एफ एश्योर्ड के रिगार्डिंग आपको सेल से पहले पूरा इन्वेंट्री जो है एफ एश्योर्ड में जो है इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसका अच्छा टैग का प्रमोशन अच्छा लगता है। और एफ एश्योर्ड में क्या रहता है कि सबसे पहले जो एक दिन की जो सेल जो है प्राइम मेंबर्स या कि फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए पहले एक दिन का अर्ली एक्सेस चालू हो जाता है सेल्स का, तो उस दिन जो है एफ एश्योर्ड वाले प्रोडक्ट ही वो जो ज़्यादा शो करता है वो, क्योंकि सिर्फ प्लस मेंबर एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वही लोगों के लिए जो है सेल चलता है। तो एफ एश्योर्ड के अंदर आप अपने अपने प्रोडक्ट को डाल दीजिए। और जिन सेलर्स के पास में एफ एश्योर्ड टैग नहीं है या फिर बिल्कुल नए सेलर है, टैग नहीं मिल पा रहा है उनको फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ पे आप ऑप्शन डाल सकते हो कि मेरे को एफ एश्योर्ड टैग चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रेटिंग स्लिप मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इस टाइम पे आप, मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा सेलर्स अपने मार्जिन को कट करके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, क्योंकि होने यही वाला है
सेल्स का एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग फ्लिपकार्ट इतना बड़ा कर रहा है, तो वो आपसे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्जिन को कट करके हमको प्रोडक्ट दो, तभी आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा बूस्ट करने वाला है वो। तो इतना सब अगर हम मार्जिन कट करके अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं, किस लिए? कि हमारा प्रोडक्ट का एक बेस बन जाए, विजिबिलिटी बन जाए, हमारे को कल को सेल के बाद में भी ऑर्डर जो है आना चालू हो जाए, इसलिए कर रहे हैं ना हम। तो उसके टाइम पे हम रेटिंग स्लिप का यूज़ करके उस टाइम पे जो हमारा बल्क में ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा रेटिंग रिव्यू जो है इस सेल के बाद में हम अपने प्रोडक्ट पे रख सकते हैं। ये सेल टाइम के अंदर ही हमें प्रोडक्ट की बेस बनानी है, तो बेस के अंदर रेटिंग और रिव्यू दोनों ज़रूरी है। तो एक अच्छा सा रेटिंग स्लिप आप जो है यूज़ कर सकते हो, और या फिर किसी सेलर से ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो उसके रिगार्डिंग भी आप जो है ड्रॉप डाउन अपना मैसेज डाल दीजिए। और रेटिंग स्लिप के बाद मैं बात करता हूँ वेरिएशन ऐड की। वेरिएशन ऐड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट रन करने वाले हो, तो कम से कम एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो आपके प्रमोट हो सके। सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन है, उनको सिंगल कैटलॉग में मर्ज करवा लीजिए, जिससे क्या है उनकी रेटिंग रिव्यूज़ भी मर्ज हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि उसके ऊपर हम जब एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट पे रन करेंगे, और उसके साथ में जो वेरिएशंस होंगी प्रोडक्ट की वो भी हमारी प्रमोट होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन की वैसे तो ज़्यादा कोई नीड है नहीं फ्लिपकार्ट के अंदर, लेकिन फिर भी एक बार अभी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ भी देख सकते हो। प्रोडक्ट की लिस्टिंग को एडिट वगैरह करना, थोड़ा बहुत अभी कीवर्ड का भी ऑप्शन डाल रखा है फ्लिपकार्ट ने, तो 4-5 कीवर्ड्स जो हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कैसे कैसे कीवर्ड डालना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड्स वगैरह डाल सकते हो। किसी की इमेज अच्छी नहीं है तो आप इमेज चेंजेस कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा बहुत लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग भी देख सकते हो। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, और मैं इसीलिए व्हाइट बोर्ड का यूज़ करता हूँ, ताकि आप लोग जो है बोलने में क्या कोई चीज़ मिस हो जाती है, ताकि आप ये चीज़ देख के भी आप एक बार सोच सको कि ये लिस्टिंग जो है आपको एक बार पॉइंट आउट रखने की ये चीज़ आपको करनी है। पॉज करके आप देख भी सकते हो एक बार के लिए। अब बात करेंगे हम टाइमिंग्स की, क्योंकि टाइमिंग्स बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइमिंग के ऊपर आप चलोगे तो जैसे कि क्रिकेट में बोलते हैं कि ना टाइमिंग से शॉट लगाओ तो मतलब अच्छा एक बैट्समैन माना जाता है कि इसको बहुत अच्छा टाइमिंग आता है। तो टाइमिंग हर चीज़ में ज़रूरी आता है। तो अभी जो इतनी बड़ी सेल आ रही है तो इसके ऊपर भी आप टाइमिंग से खेलोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि वो लोग टाइमिंग से नहीं खेलने वाले। तो टाइमिंग्स क्या है, ऑप्टिन तो आप टाइम से कर ही लोगे, उसमें तो लेट आपको होना ही नहीं है। उसके अंदर तो आपको सब कुछ अपना जैसे बता दिया मैंने, अलग अलग प्रमोशन में ऑप्टिन आपको कर लेना है टाइम से ही। अब प्राइस डाउन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो सेलर्स के पास यूजुअल प्राइस नहीं है, जिस सेलर को यूजुअल प्राइस अभी रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि उसने रिसेंटली लिस्टिंग किया होगा, तो मैंने बोला था ना कि आप रिकमेंडेशन पे जा सकते हो या फिर खुद से मैनुअली प्राइस को डाउन कर सकते हो लिस्टिंग का। वो आपको कब करना है, फर्स्ट 1 डे बिफोर द सेल। 6 तारीख को सेल स्टार्ट हो रहा है, अगर आप एफ एश्योर्ड में हो तो यानी कि आपका 5 तारीख को प्लस मेंबर के लिए जो सेल चालू होगा, अर्ली एक्सेस जो रहेगा उसमें भी आपका प्रोडक्ट शो करेगा। तो यानी कि आप 4 तारीख को नाइट में या 4 तारीख को डे में आप जो है अपने आप से मैनुअली प्राइस उसका डाउन कर देना, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है रिफ्लेक्ट करने में, थोड़ा टाइम लेता है वो प्रोडक्ट को प्रमोशन शो करने में, या फिर थोड़ा टाइम लेता है वो प्रोडक्ट को ऊपर करने में। सेम डे मत करना, एक दिन पहले आप उसका मैनुअली प्राइस डाउन कर लेना उन सभी लिस्टिंग्स का जिन लिस्टिंग्स पे प्रमोशन रन नहीं हो सकता। ठीक है, वो हो गया उस चीज़ के लिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एडवर्टाइजिंग, क्योंकि फ्लिपकार्ट अब फुल ऑन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपनी सेल की, तो फुल ऑन बजट वो अपना एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कर रहा है। तो जिन जिन लोगों के पास मैनेजर्स हैं, सिल्वर जो टीयर में हैं, फिर गोल्ड के अंदर हैं, उन सभी के मैनेजर को कॉल आ रही होगी, सर जल्दी से जल्दी प्रमोशन में ऑप्ट इन करो, बड़े से बड़े प्रमोशन के अंदर ऑप्ट इन करो, एडवर्टाइजमेंट बजट बहुत बड़ा आप वॉलेट के अंदर डाल के रख दो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग सेलर्स कुछ बातें मान भी लेते हैं, और उनका काम यही है कि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं हम इन लोगों से। तो वो सही भी है और गलत भी है। सही किस लिए है, सही इसलिए कि एडवर्टाइजमेंट सभी सेलर करेंगे, तो अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और गलत किस लिए है कि एडवर्टाइजमेंट का बजट बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वेस्ट होता है, तो वो वेस्ट आपका ना हो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट करनी है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ टाइमिंग को समझ के करना है। जैसे कि फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो सेल स्टार्ट होने से थोड़ा पहले। सेल जो है मान लो कि रात को 12 बजे स्टार्ट होगा, तो आप एक ROI जो है, ROI जो धीरे धीरे चलता है, वो आप जो है 9-10 बजे चालू कर सकते हो अपने प्रोडक्ट पे, ताकि धीरे धीरे प्रोडक्ट जो आपका, वैसे तो क्या होता है जैसे सेल स्टार्ट होता है ना, प्रोडक्ट पूरे सफल हो जाते हैं, पूरा सफल कर देता है फ्लिपकार्ट। लेकिन फिर भी जिन जिन पे एडवर्टाइजमेंट रहेगा तो उनका सफलिंग होने का चांसेस कम रहेगा, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के अलग एल्गोरिथम से ऊपर जा रहे होंगे, नॉर्मल अप एंड डाउन एल्गोरिथम से साइड में हो गए होंगे वो। ठीक है,
तो फर्स्ट डे आप एक स्मार्ट आरवाई रन कर सकते हो, और कितनी आरवाई रखनी है सब मैं कोर्स में बता चुका हूँ। अभी यहाँ पे बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक, लेकिन जो सेलर्स को पता है, रनिंग कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने कोर्स में पूरा सीख लिया है, वो समझ जाएंगे कि आपको एक आरवाई रन कर लेना है अपने टॉप के प्रोडक्ट्स पे, जो आपके टॉप के प्रोडक्ट्स हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ऐड करने, 1000 के अगर बजट में रख रहे हो तो 1 या 2 मैक्सिमम आपको प्रोडक्ट रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में अब सेल स्टार्ट हो गई है। अब सेल स्टार्ट हो गई तो आपको देखना है नेक्स्ट डे, आपने सेल स्टार्ट होने से पहले आरवाई रन किया था, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको देखना है कि आपका आरवाई परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब उस पर व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कहीं आरवाई नोट मैट होने के कारण पोज तो नहीं हो गया, पोज हो जाता है कई बार, आपको क्लिक करके देखना पड़ेगा कि वो अंदर पोज तो नहीं हो गया, वो देखना पड़ेगा। अगर पोज हो जाता है तो उसको वहीं पर अबॉर्ट कर दो, अबॉर्ट कर दो उसी को, उसी टाइम पे, ठीक है। अबॉर्ट करने के बाद में सेकंड आरवाई रन करो। नेक्स्ट डे इवनिंग में अगर आप करते हो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो जो सेल का पीक टाइम रहता है रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तब तक वो अच्छा खासा लाइव हो जाएगा। अदरवाइज आप 5 बजे से भी कर सकते हो, क्योंकि यार 6 से 8 में अगर वो थोड़ा लेट लाइव गया तो वो ज़्यादा लेट तक ऊपर जाएगा। तो आप 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जो है आरवाई को नेक्स्ट डे यानी कि फर्स्ट डे ऑफ सेल को शाम को रन कर देना। उस आरवाई का आपको क्या रखना है, हाईएस्ट आरवाई रखना है। जो आरवाई रन करते हैं उन लोगों को पता होगा कि आरवाई पूछता है कि आपको कितना आरवाई रखना है, तो उसमें आपका कुछ एक हाईएस्ट अमाउंट होगा, 4.6, 7.6, 10.6। वो जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट या फिर उससे भी थोड़ा सा हाईएस्ट, यानी किसी का 5.0 आ रहा है तो 5.5 या 6.0 आप आरवाई जो है सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कुछ नए प्रोडक्ट्स या फिर जिन पे कम विजिबिलिटी वाले प्रोडक्ट, या फिर जो मैंने बोले तो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स आपके जो होंगे, उन पे आपको 9 से 10 के बीच में सीपीसी रन करना है। 9 बजे मान के चलो आप, 9 बजे सीपीसी जो है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर रन कर देना। सीपीसी के अंदर भी वही रहेगा अपना 1000 का बजट के अंदर 1 या फिर 2 मैक्सिमम प्रोडक्ट रहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सीपीसी के अंदर बिड पूछेगा आपसे कि कितना बिड आपको चाहिए, तो बिड आपको जो है बेस बिड के ऊपर जो है 50% प्लेसमेंट को हाई कर देना है। वैसे तो बेस बिड से थोड़ा सा ऊपर रखना, क्योंकि किसी का बेस बिड अगर मान लो 1.5 दिखा रहा है तो आप 2.0 रख सकते हो। वैसे तो फ्लिपकार्ट खुद ही बेस बिड को हाई कर देता है इस टाइम पे। बेस बिड जो है अगर मान लो नॉर्मल डेज में 1.2 है तो सेल टाइम पे वो 1.5 ऑटोमेटिक कर देगा बेस बिड आपकी। लेकिन फिर भी आप बेस बिड से थोड़ा सा हाई कर सकते हो और प्रोडक्ट प्लेसमेंट में 50% और ज़्यादा हाई कर सकते हो, ताकि प्रोडक्ट जो है अपने पेज के ऊपर थोड़ा फास्ट रैंक करे, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हो रही होगी उस टाइम पे। तो कंपटीशन ही एडवर्टाइजमेंट का आपस में। नॉर्मल प्रोडक्ट तो बहुत कम आएंगे, नॉर्मल प्रोडक्ट तो वो आएंगे जो मतलब एक्सक्लूसिव सेलर्स हैं या फिर प्राइम सेलर्स हैं या फिर रिटेल नेट है, वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन 35%, 50% का जो ऑफ मार रहे हैं वो आएंगे ऑर्गेनिक ऊपर। लेकिन हम लोग इतना ऑफ नहीं दे पा रहे, हमको एडवर्टाइजमेंट से ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको 9 से 9 बजे मान के चलिए उन प्रोडक्ट पे सीपीसी रन कर देना जो बिल्कुल न्यू है, रेटिंग रिव्यूज़ बिल्कुल इंप्रेशन जिनके डाउन है, और 1000 के बजट में 1 से 2 प्रोडक्ट आपको रखना है। बेस बिड को थोड़ा इंक्रीज करके प्रोडक्ट प्लेसमेंट को 50% तक बढ़ा सकते हो। इसको मैं थोड़ा फास्ट कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे कि मैंने कोर्स के अंदर भी इस पर 1 से 1.5 घंटा लगाया स्पेशल एडवर्टाइजमेंट पे। तो आप इतने में अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि अभी बीबीडी को टाइम है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जाके अपने कोर्स को परचेज करके फटाफट से इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करें कि एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यू रखनी है आपको टॉप प्रोडक्ट्स पे। जो प्रोडक्ट आपका टॉप परफॉर्मिंग है, डेली का 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर आ रहा था, अब बीबीडी चालू होने के बाद में उसको 10 ऑर्डर 11 ऑर्डर 12 ऑर्डर आना चालू हो गया है, तो उसको क्या करना है, उस प्रोडक्ट पे कंटिन्यू रखना है। अगर आरवाई उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है तो आप उस पर आरवाई रन करने वाले हो, आरवाई आपका उसके ऊपर कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको क्या करना है, उसी आरवाई के अंदर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिला है, आपने 7.0 का आरवाई रखा है और आपका 8.5 का आरवाई अचीव हुआ है, यानी कि आपने 7 का रखा लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आरवाई उसका जा रहा है, यानी कि 8.5 जा रहा है, तो उसके अंदर आपको दोबारा से रन नहीं करना, उसी में बजट ऐड कर देना है जो रनिंग में है। आपको देख लेना कि बजट आउट होने वाला है, बस 200-300 रुपये उसका जो है मतलब रिमेनिंग बचा है, तो उसके अंदर क्या करना है, आपको बजट ऐड कर देना है। और अगर उसका बजट यूज होते होते उसका आरवाई मैट नहीं हो पा रहा है, आपने 7 पॉइंट रखा उसका 4.5 पॉइंट पे ही रह गया, तो उसको अबॉर्ट करके नेक्स्ट आरवाई रन करना है सेम की हाईएस्ट के ऊपर, ठीक है, सेम बजट पे। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। और ज्यादा बड़ी अमाउंट आपको वॉलेट में ऐड नहीं करनी है, पहले बता देता हूँ। अब सेल्स के चक्कर में कुछ लोग इतना लॉस ना कर बैठे, क्योंकि आपके मैनेजर सिल्वर टियर वाले गोल्ड वाले बोलेंगे आपको 10,000 20,000 30,000 जो है ऐड कर लो, वो आपको गलती नहीं करनी है।
क्योंकि उस गलती में आप क्या करोगे, एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट पे बड़ा बजट मान के चलोगे। अब मान लो मैंने बोला कि आप यहाँ पे आरओआई मैट नहीं हो रहा है, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है बारी बारी में पॉज हो रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, अगर बाई चांस बड़ा बजट होता हमारा 3,000 4,000 5,000 का, अगर सिंगल एडवर्टाइजमेंट का बजट हमारा होता तो उसको अबॉर्ट करेंगे। तो एक दिन के बाद में हमारा, 2 दिन के बाद में हमारा जो अबॉर्ट किया हुआ जो बाकी का बजट है, मतलब 1,000 समथिंग उसका यूज़ हुआ, 2-3 हज़ार जो है हमने अबॉर्ट कर दिया, तो उसको वॉलेट में रिफ्लेक्ट होते होते 2-3 दिन लग जाएंगे, तो आप दूसरी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर पाओगे तब तक। तो आपको एक छोटा छोटा अमाउंट का बजट ऐड करना है, ताकि अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आप हाथों हाथ उसको अबॉर्ट करके दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो है उसी बजट से चला सको, यूज़ कर सको। अगर बड़े बड़ा एडवर्टाइजमेंट का बजट रख दोगे तो दूसरी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर पाओगे, आपका बजट पूरा उसी में स्टक हो जाएगा, वो फिर ऐड चले नहीं चले उसी में आपका बजट तो फंस जाएगा। तो बड़ा बजट आपको नहीं रखना है, एडवर्टाइजमेंट करो, कंटिन्यू करो, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट की। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो बजट कंटिन्यू ऐड करते रहो उसके अंदर, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि टाइमिंग आपको 6 से 7 8 बजे के बीच में जो है रन करनी रहेगी एडवर्टाइजमेंट। उस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक परचेज जो है ज़्यादा रहेगा। अगर संडे आ जाता है, वीकेंड आ जाता है, तो आप 12 बजे दोपहर में या फिर 1 बजे जो लंच टाइम होता है उस टाइम पे भी आप जो है एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से रन कर सकते हो। 5-6 दिन आपका प्रोडक्ट टॉप में रहना चाहिए, या फिर टॉप में नहीं रहे तो यानी कि टॉप पेज इसके अंदर कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। आपको इस सेल का ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट लेना है। मनी में अगर आपको, पैसे में अगर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको प्रोडक्ट सेलिंग का एक अच्छा प्रॉफिट इस सेल्स टाइम में लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि इसके बाद में आपने अभी मान लो कि अच्छा प्राइस पे सेट किया था लेकिन सेल नहीं आया, तो आपने 15-20% का ऑफ दिया है, जिसमें कि आपको प्रॉफिट 0 हो गया है। लेकिन सेल तो सिर्फ 6 दिन का ही है ना, 6 दिन के बाद में आपका फिर से वो प्राइस वापस उतना हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा आप वापस भी प्रमोशन करते रहना। ये सेल के निकलने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में यही है कि जब ये सेल ख़त्म हो तो उससे नेक्स्ट डे आपको फिर से प्रमोशन में ऑप्ट इन कर लेना है। वो प्रमोशन आपका भले ही 1 डे जो डील ऑफ द डे डेली चलता है वो वाला हो, या फिर कोई भी प्रमोशन हो 5% 6%, एकदम से सेलर जो हैं ऑप्ट आउट होंगे इस बड़े सेल में से, और आप एकदम से ऑप्ट इन होंगे नए प्रमोशन में। तो इस सेल के बाद में आपको प्रॉफिट कमाने का थोड़ा सा अच्छा चांस मिलेगा। और दूसरा, इतने सारे ज़्यादा जो ट्रैफिक फ्लिपकार्ट लेके आ रहा है, इस ट्रैफिक का आप यूज़ कर सकते हो अच्छे खासे अपने इंप्रेशंस लेने के लिए, अपने प्रोडक्ट का बेस बनाने के लिए, रिव्यूज़ लेने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप भी इसमें कुछ पॉइंट मिस आउट कर दोगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ लाइव सेशन वगैरह करेंगे सेल्स के टाइम पे भी और सेल से थोड़ा पहले भी। तो आप लोगों को वहाँ पे कुछ डाउट्स रहेंगे इस वीडियो को लेके, या फिर कोई भी सेलिंग टिप्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेंगे तो हम लोग वहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे अपना, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको बड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। जो कोर्स मेंबर है उनका एक रिवीजन भी हो गया होगा, और नए से जो भी सेलर्स हैं उन लोगों को पता लग गया होगा कि कैसे कैसे जो है सेल परफॉर्म करने वाला है। बड़ा एक प्रॉफिट मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, उसमें भी इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन सेल्स का प्रॉफिट होना चाहिए। सेल्स का प्रॉफिट जो है आपका ई कॉमर्स पे एक फ्यूचर जो है बिल्ड कर देगा। जो नए सेलर्स हैं उनका बेस बिल्ड कर देगा। भले इसमें आपको 2 रुपये कमाने को नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे सेल ऑप्ट आउट होगी तो आपको देखोगे कि आपने कम से कम इतना प्रोडक्ट जो है डिस्पैच कर दिया, उस पर रेटिंग्स आना चालू हो गया, रिव्यूज़ आना चालू हो गया, और सेल के बाद में भी नेक्स्ट ईयर तक आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे बूस्ट हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग सेलर जो 2-3 सेल अटेंड कर चुके हैं वो लोग तो कोशिश करना कि प्रॉफिट ही इसमें से गेन करें, क्योंकि आपको पता है कि आप इतने टाइम से कर रहे हो, अभी भी सेल टाइम पे अगर लॉस करोगे तो लॉस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना अच्छा यूजुअल प्राइस पे, अच्छे प्रमोशन पे आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आपका बीबीडी को लेकर थोड़ा प्रिपरेशन करवाया मैंने इस वीडियो में, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।